ओके। वेव सेक्शन में बेसिकली वेव्स में काफ़ी सारी चीज़ें पुरानी भी होंगी। ठीक है, तो प्रीवियस जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम इतना डिटेल में अभी फ़िलहाल दोबारा नहीं डिस्कस कर रहे। पहले पहले उन कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर लेते जो इसमें न्यू हैं। ठीक है, क्योंकि आप वेव्स के बारे में जैसे बेसिक डेफिनेशन हम ये लिखते थे कि कंटिन्यूस डिस्टरबेंस होती है। और कंटिन्यूस डिस्टरबेंस किसी भी, जैसे अगर वाटर सरफेस है उस सरफेस में कंटिन्यूस डिस्टरबेंस, या आपके पास बॉडी ऑसिलेट कर रही है, सिंपल पेंडुलम है, तो वो कंटिन्यूस डिस्टरबेंस को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो मल्टीपल आपके पास ऑप्शंस हैं, और इन मल्टीपल ऑप्शंस में बेसिकली एनर्जी का ट्रांसफर कंपलसरी होता है, क्योंकि मैटर ट्रांसफर नहीं होता। तो वेव्स में एक चीज़ ये आपके पास कंपलसरी याद रखनी है कि ओनली द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। ये हमने पहले भी ऐसे ही पढ़ा था IGCSE लेवल्स में, अभी भी आपको सेम वही पैटर्न याद रखना है। डिस्टरबेंस इन अ मीडियम, और सेकेंडली ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी अनदर। तो ये दो कॉन्सेप्ट्स बेसिकली हमें याद रखने हैं, और इसमें कोई मैटर का ट्रांसफर नहीं होता। ठीक है ना, हमने यहाँ पर मेंशन किया है। इसके अलावा जो डिफरेंट टाइप्स होती हैं, तो उसमें हमने लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स को डिस्कस किया था। लेकिन अब AS में कुछ चीज़ें और हमारे पास ऐडअप हो जाएंगी, जैसे कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो क्लासिफिकेशंस में इस बार हमारे पास कैटेगरीज ज़्यादा हैं पहले से। एक मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इनका कंपैरिजन भी हम कर सकते हैं। सेकेंडली ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, तो वही प्रीवियस सेम जैसे पहले था वैसा ही अभी है, उसमें कुछ न्यू नहीं है। लॉन्गिट्यूडनल, और जो इसमें आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट है क्लासिफिकेशन, वो थर्ड वाली है, प्रोग्रेसिव वर्सेस स्टेशनरी। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का भी आपको पता ही होता है, हमने IGCSE और O लेवल्स में वो चैप्टर किया स्पेक्ट्रम वाला, तो उसमें सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थी। तो आपको एक आइडिया तो होता है कि लाइट की स्पीड से ट्रैवल करेंगी, वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है, मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है। वही सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी। लेकिन स्टेशनरी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है। ये थर्ड वाली क्लासिफिकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि ये आपके पास बिल्कुल न्यू है। अच्छा, अब इन क्लासिफिकेशंस में से मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में, मतलब मैकेनिकल वो होंगी जिसमें आपको मीडियम रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, जैसे कि साउंड हो गई, वाटर वेव्स हो गई, तो इनमें मीडियम रिक्वायर्ड होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की अगर बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होगा।
ठीक है, उसमें सारी जो भी आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वाली वेव्स होंगी वो सब इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। ठीक है, तो इसमें कुछ इतना ज़्यादा डिफरेंस आपसे पूछा नहीं जाएगा। और ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल का भी सेम वही डिफरेंस है जैसे पहले डिस्कस किया था कि एक में परपेंडिकुलर होती है पार्टिकल वाइब्रेशन यानी लॉन्ग ट्रांसवर्स में, और लॉन्गिट्यूडनल में एक स्ट्रेट लाइन में आपके पास प्रोपगेशन होती है डायरेक्शन ऑफ वेव्स के साथ। अच्छा, इसके अलावा जो कंपोनेंट्स होते हैं वेव्स के पहले हम उन्हें डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये कैटेगरीज और डिफरेंसेस तो आपके पास हम कॉपी पेस्ट करना होता है सिंपल। तो जो फैक्टर्स हैं जैसे कि फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के बारे में आपको याद होगा कि नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन अ यूनिट टाइम, उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक आपको फ्रीक्वेंसी। तो एक स्पेसिफिक पॉइंट से जितनी नंबर ऑफ वेव्स पास हो रही होंगी एक यूनिट टाइम में। ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी। और इसके अलावा वेवलेंथ। और वेवलेंथ आपको पता है कि दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट और दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच में जो लेंथ होगी वो वेवलेंथ की इक्वल होगी। या आप एक कंप्लीट वेव की लेंथ को भी वेवलेंथ कह सकते हो। ठीक है, तो जब एक वेव या एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो रही होगी, ठीक है, अभी हम सिर्फ शॉर्ट मेंशन करें ताकि ये याद रहे कि ये सारी चीज़ें फिर से इंक्लूडेड हैं, तो इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। एम्पलीट्यूड था इसके अलावा। ठीक है, एम्पलीट्यूड में आपको याद होगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजिशन। अच्छा, अब इसके अलावा एक इसमें क्वांटिटी अब हमारे पास न्यू ऐड होगी जो पहले डिस्कस नहीं की हमने, डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्वांटिटी फर्स्ट टाइम है बेसिकली हमारे पास, इससे पहले हमने वेव्स में से डिस्कस नहीं किया कभी। क्योंकि एम्पलीट्यूड तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से या मैक्सिमम हाइट है मीन पोजीशन से, लेकिन उसके अलावा भी तो पॉइंट्स होंगे। तो इस बार हम उन्हें भी डिस्कस करेंगे, तो वो पॉइंट्स की जो भी आपके पास लेंथ होगी उसे आप डिस्प्लेसमेंट से मेंशन करोगे। तो मीन पोजीशन से कोई भी आपके पास स्पेसिफिक पॉइंट अगर आप सेलेक्ट करते हो उस डिस्टेंस को आप डिस्प्लेसमेंट से मेंशन करोगे। डिस्टेंस ऑन अ वेव फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। अच्छा, इसके अलावा एक इसमें कॉन्सेप्ट और है, वो है इंटेंसिटी का। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट का फैक्टर तो हमारे पास आ गया, बाकी सारे फैक्टर्स हमें पता है कि वो पुराने ही हैं, उनमें कुछ नया नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जो एक कॉन्सेप्ट है इंटेंसिटी का वो भी न्यू है। और इंटेंसिटी ऑफ अ वेव।
अच्छा, अब इंटेंसिटी की अगर बात करें तो इंटेंसिटी के बारे में जर्नली हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि लाइट जब आपके पास किसी स्पेसिफिक रीजन से पास होती है, ठीक है, तो आपको उसकी ब्राइटनेस का एक आइडिया हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप कार की हेडलाइट की एग्जांपल लो, तो अगर आप उस हेडलाइट के बहुत क्लोज हो तो आपको उसकी इंटेंसिटी बहुत हाई फील होगी, और जैसे जैसे आप उससे डिस्टेंस इंक्रीज करते जाओगे इंटेंसिटी लो होती जाएगी। तो बेसिकली इंटेंसिटी आपके पास ये डिपेंड करती है कि जब आप क्लोज थे तो एरिया शॉर्ट था, ठीक है, मतलब लाइट इतनी स्प्रेड आउट नहीं हो पा रही थी, तो आप बहुत छोटे रीजन में उस लाइट को ऑब्जर्व कर रहे थे। लेकिन अगर आपके पास कार एक वॉल से काफ़ी डिस्टेंस पे, तो उस पे वॉल पे लाइट काफ़ी स्प्रेड आउट होकर आपको नज़र आती है और उसकी इंटेंसिटी भी कम हो जाती है। तो इसमें पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इंटेंसिटी को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, एनर्जी, क्योंकि वेव्स के बारे में हमने बेसिक यही लिखा है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। एनर्जी डिलीवर्ड पर यूनिट एरिया। पर यूनिट टाइम। अच्छा, अब एनर्जी और जो टाइम का कॉन्सेप्ट है, अगर आप एनर्जी और टाइम को कंबाइन करते हो तो वो पावर बन जाएगा। तो आप सिंपल इसे पावर पर यूनिट एरिया भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर सेकंड डेफिनेशन ये पॉसिबल हो सकती है, पावर पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पर इंटेंसिटी को आप इस फॉर्मूला से भी मेंशन कर सकते हो, और जैसे यहाँ पर एनर्जी अपॉन टाइम है, आप इसे अगर पावर में कन्वर्ट कर दो तो ये इसके इक्वलेंट हो जाएगा। तो ये भी आपके पास एक पॉसिबल फैक्टर है। ठीक है, तो आपके पास जैसे आपको इजी लगे क्वांटिटीज आप मेंशन कर सकते हो, और दोनों कॉन्सेप्ट्स आपके पास सही हैं। अच्छा, अब यहाँ पर इसकी और फैक्टर्स की अगर बात की जाए, कि मतलब इंटेंसिटी को आप इंक्रीज डिक्रीज अगर करना चाहो तो कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जिससे आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। तो इसमें पहला फैक्टर होगा फ्रीक्वेंसी का। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अच्छा, ये वाला फैक्टर अभी हमारे पास एएस में इतना खास कहीं काम नहीं आता, क्योंकि ये वाला टॉपिक ए2 में आपको मिलेगा काफ़ी डिटेल, क्योंकि वहाँ पर जब हम पार्टिकल्स, माइक्रो पार्टिकल्स को डिस्कस कर रहे होंगे, फोटॉन्स और उनकी एनर्जी को, तो वहाँ पर इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को रिलेट करने में आपको हेल्प मिलेगी। तो इस वजह से ये फैक्टर अभी आपके पास इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा खास, ठीक है, लेकिन बस हमें इतना पता होना चाहिए कि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात हो रही है। इसके अलावा जो सेकंड फैक्टर है वो है एम्पलीट्यूड का। क्योंकि जैसे हमने डिस्कस किया था ना, एरिया, पर यूनिट एरिया, अब एरिया में आपके पास दो लेंथ होती है, यानी लेंथ का स्क्वायर होता है वहां पर, यानी मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर। तो एम्पलीट्यूड अगर आप इंक्रीज करोगे तो इसका मतलब है कि एरिया भी आप ज्यादा कवर अप कर रहे होगे, तो इसलिए इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के।
तो अब यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि आप आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर आप अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करके एक कांस्टेंट वैल्यू रखते हो, तो आई इज इक्वल्स टू कांस्टेंट ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी। और फॉर एग्जांपल अगर आप इनिशियल और फाइनल स्टेट कंपेयर करते हो, या कोई भी दो इंटेंसिटीज और एम्पलीट्यूड को कंपेयर करते हो आप, ठीक है, तो कंपैरिजन में आपको रिजल्ट मिलेगा ए स्क्वायर। और के को अगर आप कांस्टेंट को एक सब्जेक्ट बनाते हो, बाकी क्वांटिटीज को दूसरे एंड पर शिफ्ट करते हो, तो लेट्स सपोज जैसे ये आपके पास वन वैल्यू है, इसी तरह से आप सेकंड कंडीशन को भी इसके साथ कंपेयर करते हो, आई 1 ओवर ए 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए 2 स्क्वायर। तो जैसे हम वो फॉर्मूला बनाते थे P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, तो इसमें काफी सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें इनिशियल और फाइनल इंटेंसिटीज और एम्पलीट्यूड्स गिवन होंगे, और उन्हें आप इस तरह से इजीली कंपेयर कर सकते हो। इसके बाद एक और फैक्टर आएगा, वो है डिस्टेंस का। ठीक है, तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। अच्छा, इसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेसिकली, क्योंकि जैसे भी हम डिस्कस कर रहे थे, आप जितना सरफेस से दूर जाते जाओगे, जैसे वॉल से आप डिस्टेंस इंक्रीज करते जाओ, तो इंटेंसिटी कम होती जाएगी क्योंकि लाइट स्प्रेड आउट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो यानी यहाँ पर आप फैक्टर लिखोगे आई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। और यहाँ पर भी अगर आप के कांस्टेंट को जैसे यूज करते हो, फॉर एग्जांपल, इस तरह से, तो आपके पास फाइनल इक्वेशन बन जाएगी ठीक है, ये आपके पास फाइनल इक्वेशन हो जाएगी। तो ये आपके पास हो गए इसके फैक्टर्स। अच्छा, इन फैक्टर्स में से अगर आप दो फैक्टर्स को कंपेयर करो, यानी सेकंड और थर्ड, क्योंकि फर्स्ट वाला तो कुछ खास हमारे पास अभी फिलहाल उसकी नीड हमें नहीं होती, तो जब A2 में आप टॉपिक पढ़ोगे तो वहां पर आपको वो खुद से वो टॉपिक फिर से आपको नजर आ जाएगा कि कैसे यूज करना है। लेकिन अगर हम एम्पलीट्यूड और डिस्टेंस को देखें, तो हम इन दोनों को भी कंपेयर कर सकते हैं। मतलब आप देखो, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के, और इनवर्सली है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। अब दोनों की लेफ्ट साइड पर इंटेंसिटीज हैं, तो अगर आप इंटेंसिटी इक्वल्स टू इंटेंसिटी करते हो, ठीक है, अगर इंटेंसिटी सेम यूज करें, तो एम्पलीट्यूड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अ, सिर्फ अगर एम्पलीट्यूड भी लिखते हैं, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे इजीली, तो फाइनली एम्पलीट्यूड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। और इस इक्वेशन को आप इस तरह से प्रूफ कर सकते हो, जैसे अभी हमने इक्वेशंस बनाई थी, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। तो अगर आप ये दोनों इक्वेशंस लिखते हो,
तो आप दोनों के साइड्स पर देखो इंटेंसिटी आ रही है, और दोनों साइड पे इंटेंसिटीज का मतलब ये हुआ कि जब आप इन्हें कंपेयर करोगे तो ये इक्वेशन इस तरह से बनेगी। ठीक है। और जब ये इक्वेशन इस तरह से बनेगी तो स्क्वायर रूट दोनों साइड पर आप अप्लाई करोगे, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है। और कैंसिल आउट होने के बाद फाइनली आपको यही रिलेशन मिल जाएगा जो भी हम डिस्कस कर रहे थे कि ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगेन अगर आप इसमें भी A1 D1 A2 D2 कंपेयर करना चाहते हो तो वो भी आप डी को यहाँ शिफ्ट कर दो। ठीक है। क्योंकि इसमें काफी सारे क्वेश्चंस इसी तरह से आपको मिलेंगे, मोस्टली एमसीक्यूज में आपने देखा है कि इसमें फैक्टर्स का कंपैरिजन होता है। तो ये आपको छोटे छोटे फैक्टर्स उसमें हेल्प आउट करते हैं कैलकुलेशन करने में। अच्छा, इसके अलावा इंटेंसिटी तो हो गया कंप्लीट। इंटेंसिटी के अलावा एक इसमें और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मतलब वैसे क्वेश्चंस में तो वो बहुत 1 या 2 मार्क्स के लिए आता है, लेकिन वो आपके पास एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और वो है फेज और फेज डिफरेंस का आइडिया। अगर आप सिंगल पॉइंट की बात कर रहे होगे तो आप उसे फेज कहोगे, और अगर आप कंपेयर कर रहे होगे दो वेव्स को या दो पॉइंट्स को तो फिर हम उसे फेज डिफरेंस कहेंगे। तो एक ये तीसरा न्यू कॉन्सेप्ट है जो हम यहाँ यूज करें, फेज। अच्छा, जर्नली जैसे अभी हमने बात की कि अगर आपके पास कोई भी वेव गिवन हो, फॉर एग्जांपल, और इसमें कोई भी पॉइंट की अगर आपसे वो बात की जाए, अब लेट सपोज वो आपसे कहते हैं आप इस पॉइंट का फेज फाइंड करके दिखाओ कि कितना होगा। ठीक है। या कोई भी इस तरह का रैंडम पॉइंट हो सकता है जो कि 90 पे ना हो, 180 पे ना हो, 270 360 पे ना हो, इसके अलावा भी हो सकता है। तो उसकी एग्जैक्ट स्टेट को आप जब एक्सप्लेन करोगे तो वो फेज की हेल्प से करोगे। तो इट इज यूज्ड टू टेल अबाउट द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ वेव। और इसको हम एंगल्स में रिप्रेजेंट करेंगे बेसिकली। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास एंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज होगा, लाइक किस एंगल पर वो आपको पॉइंट मिल रहा है, इस तरह से हम उसकी स्टेट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, अब ये एंगल का कॉन्सेप्ट यहाँ पर इसलिए यूज करें, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक वेव गिवन हो, और उस वेव्स पर अगर हम इन ये सारे पॉइंट्स की बात करें कि कोई भी अगर आपने रैंडम पॉइंट फाइंड आउट करना हो तो वो कैसे किया जा सकता है। सो लेट्स सपोज
इसको अगर आप एक एंगल्स की क्योंकि बात हो रही है तो सर्कल से कंपेयर करोगे तो और इजी हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर हम एक सिंपल, अगर आप इसे सर्कल के रेफरेंस से कंपेयर करके देखते हो और इसी के सामने आप एक वेव ड्रॉ करते हो, ट्रांसवर्स वेव, और जैसे सर्कल का सेंटर होगा वहीं से हम मीन पोजीशन मार्क करेंगे। ठीक है। और जब आप ट्रांसवर्स वेव बनाओगे यहाँ पर, अच्छा, अब रोटेशन सर्कल की आप कोई से भी कंसिडर कर सकते हो, यानी आप क्लॉकवाइज ले लो, एंटी क्लॉकवाइज ले लो, आपकी चॉइस है। फॉर एग्जांपल हम इसे एंटी क्लॉकवाइज अगर लेकर जा रहे हैं तो इनिशियली आप देखो कि पॉइंट है यहाँ पर 0 और वेव भी है यहाँ 0 पर। ठीक है, ये टाइम की क्वांटिटी आ गई और ये डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अभी हम सिर्फ एम्पलीट्यूड की बात नहीं कर रहे, अभी हम किसी भी पॉइंट को कंपेयर कर सकते हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर आप एक इसमें जैसे रैंडम पॉइंट हमने वहाँ मार्क किया था वही रैंडम पॉइंट यहाँ भी मार्क करते हैं। आप इस पॉइंट को आइडेंटिफाई करना चाह रहे हो तो आप इसको बिल्कुल मैच करके देख सकते हो यहाँ से सर्कल के साथ। तो इससे आपको एक इजी आइडिया हो जाता है कि हम इसको एंगल्स में कैसे मेजर कर रहे हैं। इससे आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि कितनी डिग्री एंगल्स पर ये आपको पॉइंट मिल रहा है फ्रॉम मीन पोजीशन। और इसकी कोई भी टाइम की वैल्यू हो सकती है। इसी तरह से आप मैक्सिमम यहाँ जाओगे, आपको 90 मिलेगा यहाँ पर। तो इसका मतलब है ये 90 डिग्री। आप पूरा 180 मूव करके आओगे। ठीक है, यहाँ 180 वापस आ जाओगे। इसी तरह से आप डाउनवर्ड आओगे 270, फिर 360। इस तरह से कंपेयर करना एंगल को आपके पास इजी हो जाएगा किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट पर। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि यहाँ तो डायग्राम हमें रिक्वायर्ड है, तो क्या हम इसको डायग्राम से सॉल्व करेंगे? तो ऐसा नहीं है कि हम इसे डायग्राम से सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का इजी मेथड ये होगा कि फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास वन वेव कंप्लीट हो रही है, तो वन वेव कंप्लीट होने का टाइम लेट सपोज टी कंसिडर करते हैं। तो बेसिकली टी रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम टू कंप्लीट वन वेव को, यानी टाइम पीरियड। और इसमें जो बाकी पॉइंट्स होंगे, कोई भी जो पॉइंट आप चेक करना चाह रहे हो उसका फेस, उसे आप स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर स्मॉल टी लिखा हुआ है। तो लेट सपोज हम इसका एंगल फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल सा होगा। आपने फॉर्मूला ये यूज करना होगा, फेज इज इक्वल्स टू, अब जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन गिवन होगी तो कोई ना कोई वैल्यू भी होगी। ठीक है, तो जो भी टाइम की यहाँ वैल्यू आपको नजर आती है वो आप मेंशन करो, डिवाइडेड बाय जो कैपिटल टी है। कैपिटल टी का मतलब जो टाइम वन वेव को चाहिए कंप्लीट करने के लिए, वो यहाँ डिनोमिनेटर में मेंशन होगा, मल्टीप्लाई बाय 360।
और आपके पास आंसर आ जाएगा डिग्रीज में। और इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल कहीं पर वो कहते हैं कि आपने रेडियन में आंसर लिखना है, तो आप इसी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दोगे 2 पाई से। ये आ जाएगा रेडियंस में। ठीक है। और अगर लेट सपोज कोई 2 पॉइंट्स होते, ठीक है, जैसे एक पॉइंट ऑलरेडी मार्क है, एक पॉइंट आप कोई और कंसिडर कर लो, फॉर एग्जांपल ये। अब हमारे पास 2 पॉइंट्स हो जाएंगे। अब 2 पॉइंट्स में क्या होगा, फेज डिफरेंस। ठीक है, तो बेसिकली अब आप डिफरेंस फाइंड आउट करोगे कि इन दोनों पॉइंट्स में आपके पास फेज वाइज क्या डिफरेंस आ रहा है। तो जो डिफरेंस होगा, ठीक है, इस तरह से कैलकुलेट होगा। तो ये आपके पास सिंपल मेथड होता है फेज या फेज डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए। जब आप सिंगल पॉइंट के लिए फाइंड आउट कर रहे हो तो वो फेज होगा, और अगर आप 2 पॉइंट्स का कंपैरिजन कर रहे हो तो वो फेज डिफरेंस। तो ये आपके पास 3 न्यू क्वांटिटीज हो गई वेव से रिलेटेड। और नेक्स्ट टाइम फिर ये है कि हम इसमें पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे कि अगर आपके पास फेज डिफरेंस कैलकुलेट करना हो तो वो आप कैसे कैलकुलेट और आइडेंटिफाई कर सकते हो क्वेश्चन में से। और उसके बाद फिर बाकी कॉन्सेप्ट्स के साथ हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।